हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो क्लास 10th की मैथ है उसका ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर ये 3 है। आप यदि लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से ले चेक कर लीजिएगा। आपको वहां से मिल जाएगी उन वीडियोस की लिंक। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पूरी 1.1 इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहला रहा है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि हमने बता दी है। जैसे यहाँ पे 12, 15 और 21 दिया है, तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। साइड में कर लेते हैं। 12, 15, 21, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, 15 और ये ख़त्म, और 3 7 जा और ये 7 टाइम में ख़त्म। ओके, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे हल। हल डाला और यहाँ पे लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। अब जो जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, समझ आ रहा होगा आपको। जैसे 12 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के आए हैं 3 गुणे 5, और 21 के आए हैं 3 गुणे 7। अब हमको पहले निकालना है HCF और फिर निकालना है LCM। अब हमको इसमें एक ऐसा नंबर देखना है, एक ऐसे नंबर देखने हैं जो तीनों में कॉमन मिले। देखिए, 3 3 3, ये तीन मतलब तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब यदि हम HCF निकालें, HCF 12, 15 और 21 का ये हमारा HCF आएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा कॉमन मिल रहा है। अब हमको निकालना है LCM। अब LCM भी तो निकालना है, तो 12, 15 और 21 का LCM जब हम निकालेंगे तो ये 3 तो हो गया कॉमन, लिख लिया 3 कॉमन। अब यहाँ बचा 2 और 2, तो 2 और 2, यहाँ बचा 5 और यहाँ 7, तो 5 गुणे 7। अब जब हम इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास, देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420, 60 सत्ते 420। तो आंसर हमारे पास आएगा LCM 420 और HCF 3 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो ये रहा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। इसके सभी के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। हल डालेंगे और वैसे लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे और इनके सभी के गुणनखंड लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको काटिए, यहाँ पे देखिए, दिख नहीं रहा होगा ना। 8 बराबर और 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक है, अब 3 त्रिकन्नम 9, 5 पंचे 25, ऐसे आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इनके सभी के मल्टीप्लाई में 1 होगा। ठीक, 1 होता ही है। अब देखिए, हमको निकालना है पहले HCF निकालेंगे तो हमको सब में कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? 1 है, और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, तो हमारा HCF आएगा 1। ठीक, समझ आया आपको? HCF आ जाएगा 1। अब देखिए, हमको निकालना है LCM भी। LCM कैसे निकलेगा? जितने हमको नंबर दिए इन सभी को मल्टीप्लाई करा लेंगे। मतलब इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आएगा। हम क्या करें, 8, 9, 25 का मल्टीप्लाई ही करा लें तो हमारे पास LCM आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए, जब जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है
तो आ जाएगा हमारे पास 1800। ठीक है, 1800 जो आएगा ये हमारा एलसीएम आएगा और एक हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों एक गड़बड़ हो गया है, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन था और वो जो अभी हमने आपको करवाया वो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे पीछे हो गया बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हमको निकालना है इसके एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या हम करें, इन सभी के जो नंबर दिए हैं इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड और 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो जब हम 17 के करेंगे तो 17 इंटू 1, और 23 के आएंगे तो 23 इंटू 1 मतलब 23 गुणे 1 और 29 गुणा में 1। तो देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमको एक एक कॉमन मिल रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि एचसीएफ हमारे पास एक ही आएगा। ठीक है, समझ गए हम। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा लें। तो देखिए क्या आएगा, 17 इंटू मतलब 17 इंटू 23 इंटू और 29। जब हम इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 11,629। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये तीसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि एचसीएफ हमको दिया है इस संख्या का 9 और एलसीएम हमको इसी संख्या का निकालना है। तो अभी हमने लेक्चर नंबर 2 में एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला था कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इनका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम के गुणनफल के, और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने ये लेक्चर नंबर 2 में फार्मूला पढ़ा था। इसी फार्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो देखिए हम इस फार्मूले के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणे 657। ठीक, समझ आ रहा। और एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो हमको एचसीएफ दिया था, हमने एचसीएफ नोट कर लिया, और हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने एलसीएम लिख लिया। ठीक, अब देखिए यदि हम इस 9 को इधर ले जाएंगे, पश्चांतर करेंगे, तो ये इधर इंटू में है मतलब मल्टीप्लाई में है, और जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 मतलब डिवाइड 9, ये आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 1 3, 3 दूना 6। ठीक, अब फिर से 3 से काट देते हैं, तो 3 3 9 3 चौको 12। हमारे पास क्या बचेगा, 34 गुणे 657। जब हम इनका और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 22,338। ये जो हमारे पास आएगा यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चौथा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके समझ ये पांचवा क्वेश्चन हमने रख दिया है। क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की घात संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हमको जांच करके बताना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का भी आपको समझ नहीं आया होगा, आपने पढ़ा है तो समझ नहीं आया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है कि ये जो n है ये कोई एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की घात n पर है, मतलब 6 की घात एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या यदि हम कोई प्राकृत संख्या रखें तो ये जो अंक आएगा इसका जो सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या वो अंक 0 पर समाप्त होगा, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए, यदि हम 2 गुणे 5 करेंगे तभी हमारी कोई एक अंक आएगा जो 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यदि हम देखिए 6 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, 2 गुणे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा नहीं तो ये 0 पर समाप्त तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं
और देखिए क्या लिखेंगे, समझते जाइएगा। अब देखिए 6 की घात यदि हम कोई एक प्राकृत संख्या रखते हैं, जैसे 1 रखा तो 6 की घात 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा। अब हम कोई प्राकृत संख्या 2 रखते हैं तो 6 की घात जब हम 2 रखेंगे तो 36 मिलेगा। इसी प्रकार हम कोई भी प्राकृत संख्या रखें, लेकिन हमारा जो लास्ट वाला अंक आएगा वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इस 6 के गुणनखंड में हमारे ये 2 और 5 हो नहीं सकते, मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, तभी हमारी जो संख्या है 0 पर समाप्त होगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, क्योंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, परंतु संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 होना आवश्यक है, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। आपको ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है अपने क्वेश्चन में या अपने पेपर में, ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आशा करते हैं आपको 5वां क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पे प्लस है 13, और 7 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका अर्थ क्या है कि हमने पढ़ा है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंड अधिकतम 2 से अधिक होने चाहिए, मतलब 2 से अधिक उनके अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, 2 से अधिक आने चाहिए, 3 आने चाहिए, 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए, 3 अधिक मिनिमम होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये संख्या दी है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो हमने नोट किया, ये देखिए ये हमारे पास आई। अब देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, यदि हम 13 कॉमन ले लें, कॉमन लिया तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। ठीक समझ आया। अब 13, अब जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 77 आएगा, मतलब 77 आएगा, प्लस 1 आएगा। अब 13 और इधर जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आएगा, ठीक, सॉरी 78 आएगा, ठीक है। अब देखिए 13 गुणे 78 आया। अब यदि हम 78 के और अभाज्य गुणनखंड कर लें, जैसे देखिए अब 78 के हम इधर अभाज्य गुणनखंड करे ले रहे हैं, तो 78 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से काटते हैं तो त्यहीं 6, इधर बचा 1 और 2 दूनिया 18 हो जाएगा। अब फिर 3 से हम काटे, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, 13 आएगा। ये देखिए अब देखिए क्या क्या आया, वही आया। देखिए इधर हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये जो हमारे पास देखिए आया, क्योंकि अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक तरीके से। देखिए यहाँ पे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। देखिए लिखेंगे क्या कि यह संख्या, इस संख्या को लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निम्न है, मतलब ऐसे दिखा देंगे, और इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड भी 2 से अधिक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। उसी तरह हम ये वाली संख्या को भी बताएंगे कि ये संख्या हमारी भाज्य है। अब देखिए इधर ही हम कर लेते हैं, और लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा, या तो हम अभी लिख के आपको दिखा देंगे। देखिए क्या क्या दिया है, 7 × 6, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इन दोनों को यदि हम कॉमन ले लें, कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ये बचेगा। अब जब हम इनका सभी का मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इधर आएगा 1008 प्लस 1, तो इधर आएगा 1009, आ जाएगा 1009। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, या तो अभी हम जान सकते हैं कि इनमें हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखेंगे। ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, तो इस संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड ये हैं, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, बस ब्रैकेट में आप ये अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक, इस तरह आपको ये 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
आशा करते हैं आपको छठा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको 18 मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ के हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जितना देखने में बड़ा लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये एकदम इजी है। देखिए, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ लगाया हुआ है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब कोई सोनिया नाम की लड़की है, इसको एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब कोई एक रवि नाम का लड़का है, यहीं से चलता है और इसको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक, कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद? मतलब अब देखिए, एक चक्कर ये लगा रही है 18 मिनट में, एक चक्कर ये लगा रहे हैं 12 मिनट में। तो ऐसा कौन सा मिनट आएगा, ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये दोनों जब घूमेंगे आपस में एक ही स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, इसका ये जो हमारे पास 18 मिनट दिया है और 12 मिनट दिया है, इनका यदि हम एलसीएम निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम हल डालेंगे, सोनिया को चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट। ऐसे लिखा, ठीक, ऐसे लिखना है आपको। फिर लिखेंगे रवि को, यहाँ पे एक चक्कर लिख लीजिएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। अब देखिए, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हल डालेंगे, हल डाल कर हम लिखेंगे LCM किनका किनका, 18 और 12 का, ठीक है। अब देखिए, इधर हम यदि हम LCM निकालते हैं तो हम इनका LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। 18 का अलग से और 12 का अलग से हम निकालते हैं। 2 नहीं 18, 3 त्रिका 9, 9 खत्म, 2 छक्का 12, 2 दही, ये खत्म। ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं और 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ठीक है। अब हमको जो कॉमन मिलेगा उनको हम यहाँ लिख लेंगे। 3 कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन भी मिल रहा है, ठीक है। एक 3 छूट गया और एक 2 छूट गया, एक 3 छूट गया और एक 2 छूट गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, तो आया कितना? 36। 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये 7वां क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।